शिकागो की मिशिगन लेक के किनारे घूमते हुए यकायक सैम ने मेरा हाथ थाम लिया और भावुक स्वर में बोला, रिदम, क्या सचमुच तुम 2 महीने बाद वापस इंडिया चली जाओगी? सैम के स्पर्श से मेरे समूचे शरीर में मीठी सिहरन सी दौड़ गई। कपकपाती आवाज में मैं बोली, जाना ही पड़ेगा। वो रुक गया। क्या ऐसा नहीं हो सकता? तुम हमेशा के लिए यहीं रुक जाओ, मेरे पास। जिस बात को सुनने के लिए मैं बेकरार थी, शायद सैम आज वही कहने जा रहा था। किंतु ऐसा कैसे संभव है? 2 महीने बाद रिसर्च समाप्त हो जाएगी, फिर मुझे इंडिया लौटना ही होगा। सैम ने मेरा चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। रिदम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझसे शादी कर लो तो सब संभव हो जाएगा। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गईं। न जाने कब से ये शब्द सुनने को मैं बेकरार थी। सैम, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले क्या हमें अपने पेरेंट्स से नहीं पूछना चाहिए? रिदम, यहाँ बच्चे अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। पेरेंट्स उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। हाँ, तुम अपने पेरेंट्स से पूछ लो, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ, तुम्हारे यहाँ ऐसा कल्चर नहीं है। वो भी इनकार नहीं करेंगे। उन्हें अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है। कुछ देर बाद मैं अपने अपार्टमेंट लौटी तो मन में खुशियों की अनगिनत कलियां चटक रही थीं। मुझे देखते ही मेरी फ्रेंड ऐना बोली, क्या बात है हनी, बहुत खुश दिखाई दे रही हो। बात ही कुछ ऐसी है, जानती हो, सैम मुझसे शादी करना चाहता है। अरे, इतनी जल्दी तुमने शादी का फैसला कर लिया? अभी वक्त ही कितना हुआ है तुम्हें सैम से मिले? तुम उसे जानते ही कितना हो? ऐना, किसी को जानने समझने के लिए ज्यादा वक्त की जरूरत नहीं होती। कभी कभी हम चंद पलों में इंसान को परख लेते हैं और कभी वर्षों साथ रहते हुए भी नहीं जान पाते। यूं भी मेरी सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग है। इंसान की सूरत देखकर भांप जाती हूँ कि वो कैसा है। मेरा आत्मविश्वास देखकर ऐना खामोश हो गई। रात में मैं बिस्तर पर लेटी तो प्रसन्नता की वजह से नींद आंखों से कोसों दूर थी। पोस्ट ग्रेजुएशन में पूरे मेडिकल कॉलेज में टॉप करने के बाद कॉलेज की तरफ से मुझे ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम पर रिसर्च के लिए चुना गया और 6 महीने के लिए मैं अमेरिका के खूबसूरत शहर शिकागो आ गई। मिशिगन लेक के समीप एक होटल में ठहरने की व्यवस्था थी। रोज सुबह तैयार होकर मैं रिसर्च सेंटर जाती थी। वहीं मेरी दोस्ती ऐना से हुई और मैं उसी के अपार्टमेंट में रहने लगी। जैसे जैसे मैं इस देश को और यहाँ के लोगों को करीब से जानने लगी, मेरे मन में यहीं बस जाने की इच्छा प्रबल होने लगी। इस खूबसूरत देश में रहना अपने आप में कितना सुखद एहसास है। यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी तनाव रहित और सहज है। लोग ईमानदार और खुश मिजाज हैं और कोई किसी की जिंदगी में दखल नहीं देता। नियति को भी शायद यही मंजूर था। इसीलिए शिकागो के विलिस टावर पर सैम से मुलाकात हो गई। ऐना के हाथ से पर्स छीनकर भागते एक अपराधी को उसने पकड़ लिया था। उस दिन कहाँ जानती थी कि उससे हुई ये छोटी सी मुलाकात मेरे भविष्य के द्वार पर पड़ी एक हल्की सी दस्तक है। 8-10 दिनों बाद रिसर्च सेंटर के बाहर फिर से वो मिला। उसने मुझे कॉफी पीने का निमंत्रण दिया, जिसे मैंने सहजता से स्वीकार कर लिया। वो करीब 30 साल का एक हैंडसम अमेरिकी युवक था, जो एक नामी कंपनी में इंजीनियर था। धीरे धीरे सैम और मुझ में दोस्ती हो गई। मुझे पता भी नहीं चला कि कब ये दोस्ती चाहत में बदल गई। रात दिन अब सैम मेरे ख्यालों में रहने लगा। आज तक मैं अपना करियर बनाने में व्यस्त रही थी। सैम से मिलने के बाद जाना प्रेम की खुमारी क्या होती है। और आज जब उसने मुझे प्रपोज कर दिया तो मेरे पांव धरती पर नहीं पड़ रहे हैं। सारी रात मैं कल्पनाओं के स्वप्निल आकाश में विचरती रही। सुबह उठते ही मैंने पापा को फोन मिलाकर सारी बात बताई। वो एकदम हतप्रभ हो गए। रिदम, तुम एक डॉक्टर हो। मुझे तुमसे ऐसे बचपने की उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हें बताने ही वाला था। मेरे मित्र डॉक्टर विनय शर्मा को जानती हो ना? उसने अपने बेटे राहुल के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। तुम जानती हो राहुल और उसकी फैमिली कितनी अच्छी है। तुम वहां बहुत खुश रहोगी बेटा। पापा, एक बार आप अमेरिका आएंगे और सैम से मिलेंगे तो आप भी मेरे फैसले से सहमत हो जाएंगे। पापा ने उसे समझाना चाहा, डॉक्टर राहुल की सज्जनता का वास्ता दिया, किंतु मेरे डेस्परेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस के आगे वो खामोश हो गए। अब मैं सैम से मिलने के लिए बेकरार थी।
किंतु व्यस्तता के चलते वो मुझसे नहीं मिल पा रहा था। 15 दिनों बाद वो मिला तो अत्यधिक गंभीर था। उसने बताया, रिदम, मैं व्यस्त नहीं बल्कि परेशान था। कुछ बातें मैंने तुमसे छिपाई हैं। इसके पीछे मेरी कोई दुर्भावना नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। किंतु अब मैंने अपने डर से मुक्ति पा ली है। रिश्ते की बुनियाद सच्चाई पर टिकी होनी चाहिए। प्लीज सैम, पहेलियां मत बुझाओ, मैं अधीरता से बोली। रिदम, मेरी शादी पहले भी हो चुकी है। इंडियन थी वो, सोनल नाम था उसका। हम दोनों के बीच प्यार हुआ और जल्दी ही हमने शादी कर ली। सोनल के पेरेंट्स नहीं थे, इंडिया में एक भाई था। हम दोनों की जिंदगी बहुत मज़े से गुजर रही थी। किंतु कुछ दिनों में मैं महसूस कर रहा था कि वो उदास रहने लगी है। एक दिन मैंने वजह पूछी तो उसने रोते हुए बताया कि उसके भाई को कैंसर हो गया है। मैंने उससे कहा, सोनल रो मत, अपने भाई को अमेरिका बुला लो ताकि हम उसका अच्छे से अच्छा इलाज करवा सकें। मैं जल्दी से जल्दी उसका वीज़ा लगवाता हूँ। उसने स्नेह से मेरा हाथ थाम कर कहा था, सैम, तुम कितने बिजी रहते हो। ये वीज़ा की सारी औपचारिकताएं पूरी करने में टाइम लगेगा, इसलिए उसकी टेंशन तुम मत लो। वो वीज़ा मैं खुद लगवा लूँगी। हाँ, तुम उसके लिए किसी अच्छे डॉक्टर का पता कर लो। एक क्षण वो रुकी, फिर भाव विहल होकर बोली, मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आए। कुछ दिनों बाद सोनल का भाई आ गया। जॉब में बिजी होने की वजह से मैं उसे दिखाने न्यूयॉर्क नहीं जा सकता था। इसीलिए सोनल अपने भाई के साथ अकेले न्यूयॉर्क चली गई। मैंने उसके अकाउंट में $1 लाख ट्रांसफ़र कर दिए ताकि इलाज में कोई कमी न रह जाए। 4-5 दिनों तक हमारी फ़ोन पर बात होती रही और उसके बाद हमारा संपर्क टूट गया। उसका फ़ोन बंद हो गया और मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गया कि आखिर ऐसा क्या हो गया था जो सोनल का फ़ोन मिल ही नहीं रहा। फिर एक रात अचानक उसका मैसेज आया, जिसे पढ़कर लगा मानो मेरे पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। ऐसा क्या था उस मैसेज में? मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। रिदम, वो शख्स सोनल का भाई नहीं बल्कि उसका पति था और उसे कैंसर भी नहीं था। वो मेरा सारा पैसा लेकर इंडिया चले गए थे। आश्चर्य से मेरी आंखें फैल गईं। तुम समझ नहीं सकती उन दिनों मेरी क्या हालत थी। प्यार में इतना बड़ा धोखा खाकर मेरा दिल छलनी हो गया था। उसने न सिर्फ मुझे भावनात्मक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी कमजोर कर दिया था। मगर हाँ, जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखा गई थी मुझे। उसने लिखा था, सैम, हर इंसान को अपनी कमजोरी की कीमत चुकानी पड़ती है। मैं तुम्हारी कमजोरी थी। मेरे बारे में कुछ भी जाने बिना मुझसे शादी कर लेने की कीमत तुम्हें $1 लाख के रूप में चुकानी पड़ रही है। रिधम, मैं सोचता था कि इंडियन से दूर रहूंगा, किंतु तुमसे मिलने के बाद मेरे विचार बदल गए। बुराई और अच्छाई इंसान के स्वभाव में होती है। देश का इससे कुछ लेना देना नहीं होता। सैम की आंखों में मुझे पारदर्शिता नजर आ रही थी। वो चाहता तो मुझसे सब कुछ छिपा सकता था। मैंने कहा, सैम, तुम्हारी सच्चाई ने मेरे मन में तुम्हारी इज्जत दुगनी कर दी है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, तुम्हारे अतीत का हमारे प्यार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुझे अफसोस है रिदम, हमारी मैरिज पर इसका असर पड़ेगा। क्या मतलब? मैं चौंकी। मुझे गलत मत समझना। अभी मैं फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा हूँ। $50,000 घर का लोन चुकाना है। इससे फ्री होकर ही हम शादी करेंगे। सैम, अब ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हम दोनों की है। मैं तुम्हारा लोन चुकाने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। सॉरी रिदम, मैं तुमसे हेल्प नहीं लूंगा। मेरा आत्मसम्मान इस बात की इजाज़त नहीं देता। प्लीज़ सैम, मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकती। एक बार इंडिया वापस चली गई तो मम्मी पापा मुझ पर दबाव बनाएंगे शादी के लिए, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। रिदम, खोना तो मैं भी नहीं चाहता तुम्हें। इसीलिए चलो ठीक है, कर्ज के तौर पर मैं तुमसे पैसा ले सकता हूँ। उसे आश्वासन देकर मैं घर चली आई, किंतु अब दुविधा में थी। इतना बड़ा अमाउंट मेरे पास था ही नहीं, फिर देती कहाँ से? जो कुछ सेविंग्स थी, क्या वो दे दूं? पापा से मांगना भी ठीक नहीं था। इसी ऊहापोह में मैंने ये बात ऐना को बता दी। वो बोली, रिदम, तू पागल है क्या? शादी से पहले अपना पैसा देना समझदारी नहीं है। मेरी मान तो डॉक्टर जैक्सन से सलाह ले ले। वो बड़े हैं, एक गार्जियन की तरह हमारी केयर करते हैं। वो तुझे सही रास्ता जरूर बताएंगे। मैं और ऐना इंस्टीट्यूट पहुंचे तो डॉक्टर जैक्सन बाहर खड़े मिल गए।
उन्होंने कहा, रिदम, कल रात तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था। वो सैम की इंक्वायरी करवाना चाहते हैं। ओह, पापा भी बस। डॉक्टर, आप सैम से मिल चुके हैं। आपको कुछ गलत लगा क्या? डॉक्टर जैक्सन बोले, तुम्हारे पेरेंट्स की चिंता स्वाभाविक है। उन्हें जानने का हक है कि उनकी बेटी ने जिसे अपना पार्टनर चुना है वो ठीक है या नहीं। डॉक्टर जैक्सन को मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम बता दी। उन्होंने मुझसे 3-4 दिन का टाइम मांगा। इस बीच उन्होंने मुझे इतना काम दे दिया कि मुझे सिर उठाने की भी फुर्सत नहीं मिली। चौथे दिन जब उन्होंने मुझे वेल्स फार्गो बैंक बुलाया तो डॉक्टर जैक्सन के साथ मैनेजर के केबिन में बैठी हुई मैं कंप्यूटर पर देख रही थी। अपने विश्वास को छिन्न भिन्न होते हुए, भावनाओं के परखच्चे उड़ते हुए, झूठ के नकाब में लिपटी वो सच्चाई कितनी पीड़ादायक थी। बैंक मैनेजर की आवाज़ मुझे कहीं दूर से आती हुई मालूम हुई। यूँ तो हम अपने क्लाइंट के अकाउंट के साथ पूरी गोपनीयता बरतते हैं, किसी के साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते, किंतु मामला सीरियस है और इनकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। इसीलिए डॉक्टर जैक्सन सिर्फ आपके कहने से सैम के अकाउंट की डिटेल्स दिखा रहा हूँ, इस शर्त पर कि आप ये बात कभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। सैम के अकाउंट से कभी $1 लाख नहीं निकाले गए और न ही उस पर कोई लोन है। इनफैक्ट उसके पास तो अच्छा खासा पैसा है। इसका मतलब उसे पहचानने में मुझसे भूल हुई। क्या हुआ मेरी सिक्स सेंस का? मेरा चेहरा पीला पड़ गया था। शरीर में मानो जान ही नहीं बची हो। डॉक्टर जैक्सन मुझे सहारा देकर बाहर लाए और बैंक के सामने स्टारबक्स में चले गए। 2 कॉफ़ी ऑर्डर करके उन्होंने कहा, मैंने सैम की कंपनी में पता किया था। वो अमेरिकन नहीं बल्कि मैक्सिकन है। उसकी शादी कभी हुई ही नहीं, वरना कंपनी के रिकॉर्ड में होता। उसके फ्रेंड्स को पता होता। ये सारी स्टोरी उसने तुमसे पैसा ऐंठने के लिए बनाई है, किंतु ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, वक्त रहते हमें सच्चाई का पता चल गया। मेरी आंखों में आंसू भरे हुए थे और मैं उन्हें देख रही थी। सारे स्वप्न कांच की तरह टूटकर बिखर गए थे। सच ही तो कहा था उसने, इंसान को अपनी कमजोरी की कीमत चुकानी पड़ती है। मेरी महत्वाकांक्षा मेरी कमजोरी बन गई थी, जिसका उसने फायदा उठाना चाहा। मेरा रोम रोम कर्जदार था, पापा का, डॉक्टर जैक्सन का। इससे पहले कि मेरे पाँव के नीचे से धरती निकल जाती, पापा की दूरदर्शिता और डॉक्टर जैक्सन के सहयोग ने मुझे थाम लिया। मेरी मनोदशा को महसूस कर उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। बी ब्रेव डॉक्टर रिदम, यू शुड फेस दिस बिटरनेस ऑफ लाइफ विद करेज। बड़े होने के नाते एक बात मैं तुमसे कहना चाहूँगा। मन में आकांक्षा होना स्वाभाविक है, किंतु किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाना अच्छा नहीं है। गलत फैसले की आशंका तभी बढ़ती है। तुम अमेरिका में बसने के लिए इतनी डेस्परेट थी, जिसका सैम ने फ़ायदा उठाना चाहा। रिदम, सुखी जीवन के लिए अच्छा जीवन साथी मिलना महत्वपूर्ण है, फिर चाहे वो किसी भी देश में क्यों न हो। आप ठीक कह रहे हैं सर। जीवन के इस मूल मंत्र को भुलाकर मैं स्वयं पर काबू नहीं रख पाई और भावनाओं के प्रभाव में बहती चली गई। कोई बात नहीं, जीवन की हर गलती कुछ सबक देकर जाती है। सच तो यही है रिदम, हम सभी के मन के किसी न किसी कोने में एक बच्चा मौजूद रहता है, जो गाहे बगाहे किसी चीज को पाने के लिए मचल उठता है। एक मैच्योर इंसान को मन के उस बच्चे को संयम के साथ काबू में करना आना चाहिए। डॉक्टर जैक्सन के साथ मैं इंस्टीट्यूट लौट आई। अब मुझे प्रतीक्षा थी बस रिसर्च पूरी करके वापस इंडिया जाने की, मम्मी पापा से मिलने की और डॉक्टर राहुल के साथ जीवन में आगे बढ़ने की।